नमस्कार, आपका स्वागत है एनवाईयू न्यूज़ में मन की शक्ति कार्यक्रम में। एनवाईयू न्यूज़ का जो मन की शक्ति कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत हम उन सफल व्यक्तित्व की कहानी आपके सामने लेकर आते हैं, जिनको देखकर, जिनको सुनकर शायद आपके अंदर वो उत्साह पैदा होता है और आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उन सीढ़ियों पर चलते हैं, जहाँ पर जाने में कहीं ना कहीं आप रुके रहते हैं, या आपको डर लगता है, या आपका वो उत्साह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और आज जिस तरीके से एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन संघर्ष से जूझते हुए, तो आज बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उन सफल व्यक्तियों की कहानी आप तक लेकर आएँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं, ये मुकाम हासिल किया है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जयपुर के पूर्व आईजी आईपीएस श्री आनंद वर्धन शुक्ल जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले क्योंकि आप पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं और आपने देश की भरपूर सेवा की, उसके बाद में आपने बॉलीवुड में भी काफ़ी योगदान दिया, वहाँ पर भी कई फिल्मों के आप निर्देशन में सहायक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा सर आपकी बेसिक शिक्षा की और आपके सपने की, कि आपने आईपीएस बनने की चाहा और रहा कब से ठानी? ये एक लंबा सफर है शर्मा जी, एक कारवां है जो चल रहा है। जी। मेरा जन्म बनारस में हुआ, जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जी जी। गृह जिला बलिया है, लेकिन बनारस में ही रहते थे हम लोग। तो पहली बार स्कूल जाने का अनुभव तो बनारस का ही है। जी। लेकिन फिर पिताश्री राजस्थान शिक्षा सेवा में कॉलेज एजुकेशन में राजस्थान आ गए, तो हम लोग भी उनके साथ सब राजस्थान आए। जी। तो मैं कहूँ कि स्कूली शिक्षा मेरी कोटपुतली है, एक जगह जयपुर दिल्ली के बीच में, जी। वहाँ, और राजगढ़ जो अलवर जिले में है, जहाँ जहाँ पापा कॉलेज में रहे वहाँ हुई। विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए हम जयपुर आ गए। जी। लेकिन एक फीलिंग शुरू से ही मेरे दिमाग में थी, पढ़ाई के मामले में खास तौर से हमेशा दिमाग में आता था कि इसके नंबर मेरे से ज्यादा क्यों है, मेरे में क्या कमी है। अच्छा। तो मेहनत करना शुरू से ही मैंने सीख लिया था। और हमेशा ये इच्छा होती थी कि हम क्यों नहीं टॉप कर सकते, हम में क्या कमी है, क्या कमी रह गई पढ़ाई लिखाई में। और चूंकि पापा और घर का माहौल एकदम पढ़ाई लिखाई का ही था, मेरी 3 बहनें हैं छोटी, वो सब भी पढ़ने लिखने में सब अच्छी रही, तो एक कंपटीशन घर ही घर में चलता रहता था। वो जो स्कूल में भी हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि राजगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, 10th क्लास में आर्ट्स में, साइंस में तो देखिए बहुत मार्क्स आते थे लोगों के, मैंने आर्ट्स लिया जानबूझ के। फर्स्ट डिवीजन में मुझे याद है, शायद स्कूल में 8-10 साल में कोई फर्स्ट डिवीजन पास नहीं हुआ था, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। तो फर्स्ट डिवीजन आते ही मार्क्स भी अच्छा है, तो पापा की वो होती ना एक बधाई देने की, बेटा ने बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। लेकिन वो कहते थे, अरे स्कूल की शिक्षा भी कोई शिक्षा है कि आगे फर्स्ट आओ तब जाने ना तुमको। तो एक ये फीलिंग सी रही, और कभी भी ये नहीं लगा कि मेहनत कम होनी चाहिए। कंसंट्रेटेड एफर्ट करना हमने हमेशा से जारी रखा, और वो स्नातक में भी रहा, स्नातकोत्तर में भी रहा। और आपको ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए कि हम एक दिन भी मोटा मोटी पूछा जाए तो अनएम्प्लॉयड नहीं रहे। एमए का रिजल्ट आते ही दूसरे या शायद तीसरे दिन लेक्चरशिप गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गई। तो कभी मतलब ये कहूँ कि कोई उस तरह की परिस्थितियों से जूझना पड़ा, कभी ऐसा हुआ नहीं। जो सुविधाएं, जो सुख हमारे पापा ने हमको दिए, शायद हम ज्यादा संपन्न होकर के भी अपने बच्चों को उतना सुख नहीं दे पाए, ऐसी मुझे फीलिंग। लेकिन जो आपने आईपीएस का सफर जो शुरू किया, उसको देखने का, उसको बनने का जो सपना कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मुझे आईपीएस बनना है? देखिए, मैं बताऊं, कॉलेज में लेक्चरर हम हो गए थे जी। और चूंकि पापा भी अध्यापन में ही रहे शुरू से जी। तो मन तो हमेशा से यही रहा कि हम कॉलेज शिक्षक बने, यूनिवर्सिटी में जाएं, ये सब मन में था। लेकिन जब हम देख रहे थे कि कॉलेज एजुकेशन में 8-8, 10-10 साल से लोग स्थायी नहीं हो रहे, अस्थायी हो रहे हैं। अच्छा। तब हम प्रतापगढ़ है चित्तौड़गढ़ जिले में, वहाँ लेक्चरर थे, काफी साथियों से बात करते थे कि चलो जी प्रशासनिक सेवा में प्रयास किया जाए। तो ये कहना गलत होगा कि मैं वर्दी के प्रति आकर्षित नहीं था तो सही शुरू से ही, क्योंकि एनसीसी में बहुत सालों तक रहा, स्कूल में भी रहा, कॉलेज में भी रहा।
तो एक यूनिफॉर्म के प्रति एक लगाव तो शुरू से था मेरा। जी। प्रशासनिक सेवा में प्रयास किया, भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी प्रयास किया, लेकिन वो होता है ना कि पहले ही अटेम्प्ट में स्टेट सर्विस में आप सेलेक्ट हो गए, और पोजीशन भी राजस्थान में अच्छी थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 35वें 36वें रैंक पे हम स्टेट में थे, तो राजस्थान पुलिस सेवा मिल गई। ये जरूर था कि प्रशासनिक सेवा का जो प्रेफरेंस होता है वो लिखते समय हमने पुलिस को प्रथम नहीं लिखा था, हमने प्रशासनिक सेवा को औरों की तरह लिखा था, लेकिन मेरिट में जहां आप आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो पहला दिन राजस्थान पुलिस एकेडमी में कदम रखा, तो एक क्रेज जिसको कहते हैं वर्दी के प्रति, वो पुनः जागृत हो गया। एनसीसी में 5 साल रहने के बाद और फौजियों को नजदीक से देखने के बाद, पुलिस वालों को नजदीक से देखने के बाद, ये एक मिथ्या होगी कि मैं कहूँ कि देश सेवा का जज्बा था, वो तो शुरू में नहीं था कि नौकरी अच्छी मिले, अच्छे से करें। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की ट्रेनिंग करने के बाद कदम आगे बढ़ाए, तो एक सवाल मेरे जहन में हमेशा से रहता था कि आपने एक ऐसी सेवा चुनी है जहां दुखी लोग आते हैं, खुश और प्रसन्न लोग पुलिस में कभी नहीं आते। जो खुश और प्रसन्न होते हैं वो पुलिस का नाम भी नहीं लेते। तो क्या आपने किसी के दुख को कम किया? क्या आपने किसी के आंसू को पोंछा? और अगर नहीं पोंछा तो आप रोटी खाने के लायक नहीं। ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहता था, ऑलवेज। तो ये फीलिंग तो थी कि दुख दूर किया जाए लोगों का, तकलीफ दूर की जाए, ये फीलिंग तो मेरे में हमेशा से रही। दुख दूर किया जाए लोगों का, समस्या दूर की जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपने जो सपने देखे थे वो कुछ और थे, मतलब कहीं एक मतलब एक्सीडेंटली आप इसमें आ गए कि जैसे आपने बताया कि आप शिक्षक थे, लेकिन इस तरीके से आपको ये राह मिलती चली गई। तो मुश्किल जी, एक्सीडेंटली तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रयास था प्रशासनिक सेवा में आने का, और पुलिस सेवा उसमें एक महत्वपूर्ण सेवा होती है, तो पूरा एक्सीडेंटली नहीं था। आई लव यूनिफॉर्म, मुझे गर्व है कि मैंने यूनिफॉर्म पहनी और इतने सालों तक लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि बिल्कुल आपने ये चीज बताई कि कहीं ना कहीं एक संघर्ष होता है सर जिंदगी के अंदर हर व्यक्ति के, तो वो संघर्ष की कहीं ना कहीं कोई गाथा है कि जब कोई इतनी कोई इजी तो है नहीं होती नहीं है कि ये जो सर्विसेज हैं इसको ऐसे ही आसानी से पा लेता है कोई भी व्यक्ति, तो कुछ संघर्ष की कहानी है कि कहीं पढ़ाई लिखाई में कोई संघर्ष आपने किया हो, कहीं कोई आर्थिक समस्या कहीं क्रिएट हुई हो? नहीं, कभी कोई इस तरह का संघर्ष मेरे जीवन में देखने को नहीं रहा। या फिर हुआ तो आपने संघर्ष माना नहीं है? अब ये छोटी मोटी बातें होती है। अब सबसे बड़ा संघर्ष तो मुझे ये लगता था कि अरे यार, इसके फलाने दोस्त के नंबर मेरे से ज्यादा क्यों है, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, मैंने और अच्छा क्यों नहीं किया। बस तो यही यदि आपके दिमाग में रहता था तो जो संघर्ष था वो कहीं दिखाई नहीं। हाँ, मतलब मुझे संघर्ष मैं उसको नहीं कह सकता। देखिए, संघर्ष वो होता है जब आपने नौकरी के लिए बहुत जगह प्रयास किए, बहुत इंतजार किए, ऐसा तो हुआ नहीं। मैंने इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई किया, एसएसबी के थ्रू सिलेक्शन हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में हुआ, बहुत दिनों बाद अपॉइंटमेंट आया, तब तक हम पुलिस में कंफर्म हो गए थे, इसलिए हमने इतना ज्यादा सोचा भी नहीं, इंतजार भी नहीं किया, और सच पूछे तो कहीं प्रयास भी नहीं किया। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया था, लेकिन पुलिस की नौकरी वास्तव में मुझे इतनी अच्छी लगने लगी ट्रेनिंग के बाद कि देखिए, आप जब शुरू में क्या होता है, देखिए ट्रेनिंग में आपको थाने में लगाया जाता है, एक कांस्टेबल जो काम करता है वो भी आपको करना पड़ता है, हेड कांस्टेबल का भी करना पड़ता है। लेकिन मुझे याद है, मैं अलवर जिले में कहीं पोस्टेड था, और मैं एक तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन मुझे मेरे डिप्टी एसपी ने, एसएचओ ने दी कि जाके करके आइए, कोई जमीन का झगड़ा है। तो मुझे याद है, मैं मोटरसाइकिल से गया था उस गांव में, और गांव में जाके बैठा तो वर्दी देख के लोग इकट्ठे होते हैं, तो मुझे लगा कि अरे यार, इतने लोगों की आशाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, इतने लोग न्याय चाहते हैं। तो ये जरूर हमने उस दिन प्रण किया कि जितने दिन भी, जहां भी हम पुलिस में रहे, अपने हाथों से अन्याय नहीं होने देंगे, बिल्कुल किसी गरीब को तकलीफ नहीं होने देंगे, ये हमेशा हमने सोचा। तो जो सबसे पहले आपकी जो पद था जो आपको मिला था, वो सब इंस्पेक्टर का पद था या इंस्पेक्टर का था? नहीं, पद तो डिप्टी एसपी का ही था। वो तो ट्रेनिंग पीरियड में सब काम सीखने पड़ते हैं ना,
अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड में जो काम करते हैं, डिप्टी एसपी डीएसपी के काम सीखने पड़ते हैं। अच्छा, वो एक क्या होता है एक्चुअल में, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड में। अच्छा, 1 साल तो आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग करते हैं पुलिस एकेडमी में जी, तो वहां तो आप घोड़ा भी दौड़ाते हैं, आप जंप भी करते जी, हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, जी, हथियार भी चलाते हैं, सारे प्रशिक्षण होते हैं जी, एक जी, साथ जी, में। और वो होते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, टेक्निकल आपको नॉलेज होने के लिए। हमें याद है कि घोड़ा चलाने वाला उस्ताद जब हमसे घोड़े से हम गिर जाते थे या कहीं कुछ होता था तो हमसे सीधे सीधे कहता था, अरे तुमसे घोड़ा नहीं संभलता, तुम जिला कैसे संभालोगे। जी, तो बड़ा अजीब सा लगता था, अरे यार घोड़ा नहीं संभल रहा हमसे। और फिर हम घोड़े दौड़ाने भी लगे, हम घोड़े गैलप भी कराने लगे, जंप भी कराने लगे। तो उस्ताद हमें बताता था कि ये तुम्हें सिखाया जा रहा है कॉन्फिडेंस के लिए। कभी भी किसी भी स्थिति में अपना जो विश्वास है अपने प्रति वो नहीं कम होना चाहिए, वो हमें कभी कम नहीं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब जिले की कमान मिलती है सर, एज ए एसपी या एसएसपी, तो उस समय बहुत सारी चुनौतियां सामने रहती हैं कि जब हम एक जिले के कप्तान होते हैं तो वहाँ के पॉलिटिकल प्रेशर को भी हमें देखना होता है, वहाँ की जो व्यवस्था है कानून की वो भी हमें देखनी होती है। तो किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं सर? देखिए ये बहुत ही अच्छा और समीचीन प्रश्न किया आपने। चूंकि आप फील्ड में पोस्टेड हैं, शुरू में डिप्टी एसपी थे, एडिशनल एसपी रहे, अलग अलग जिलों में रहे, अलग अलग जगहों पे रहे और जिले में भी एसपी रहे, तो पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, ऐसा है कि नहीं होते, बट द क्वेश्चन इज हाउ यू सकम टू द प्रेशर। कितना आप उसे बर्दाश्त करते हैं, कितना दबते हैं। कई बार क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि राजनेता आपसे उचित बात के लिए कहते हैं, ज्यादातर जो काम सही होते हैं उनके लिए कहते हैं। अगर वो सही काम आपने कर दिया तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वो उचित कह रहे हैं। जैसे किसी राजनेता ने किसी को भेजा कि सर इनकी बात सुन लीजिए, अब आप बताइए बात सुनने में आपको क्या समस्या है? या इनका प्रकरण दर्ज कर लीजिए। समस्या ये होती है कि लोग वो भी नहीं करते। अब हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, एसपी होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं, तो हमें कई बार तो यही देखना पड़ता है, अरे यार हमारे एसएचओ ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब बताइए ये भी कोई बात हुई? अब मैं कई बार आपको बताऊं, पुलिस अधिकारियों को इस बात के लिए डांट पड़ती है, आप विश्वास कीजिए कि आप टाइम पर नहीं आए। इससे ज्यादा बेहूदी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। या चोरी बरामद की कि नहीं, आपने केस खोला कि नहीं, आपने मर्डर को ओपन किया कि नहीं, ये तो आपके प्रयास और आपकी जो टीम फीलिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अच्छी वर्दी नहीं पहनी, बताइए, ये तो यार बहुत ही गलत बात है। तो देखिए सबसे पहली बात है, आप अच्छे गेटअप आपका अच्छा होना चाहिए, आपके हेयर कट अच्छा होना चाहिए, शूज चमकने चाहिए, क्योंकि पब्लिक बीच में जाते हो तो आपका इंप्रेशन क्या बढ़ता है। एक स्मार्ट ऑफिसर, आप देखते हैं ना फिल्मों में लोग दिखाते हैं कि वो रेबेंस का चश्मा पहन के दबंग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। ये क्या होता है? ये पब्लिक के ऊपर पहला इंप्रेशन होता है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर को आप फेस करने जा रहे हो, आपने गंदी वर्दी पहन रखी है, आपकी दाढ़ी बड़ी नहीं, आपके बाल नहीं बने हुए हैं, तो आधा सा तो लोग ये समझते हैं ये क्या करेगा यार, ये क्या मुकाबला करेगा। बिल्कुल सही बात। तो ये होता है। तो कई एस्पेक्ट होते हैं नौकरी के, लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल प्रेशर जब गलत आता है और आपने एक बार उसको मान लिया, तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर 100 बार प्रेशर आएगा। और पहली बार आपने बोल्डली कह दिया कि नहीं सर कहना कभी मत भूलिए, क्योंकि ये जनतंत्र है, वो पॉलिटिकल बॉस है, इज्जत देना कभी कम मत करिए, किसी भी नौकरी में है, लेकिन इज्जत के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को जरूर मजबूत रखिए। अगर गलत है तो गलत करिए और सही तो कर दीजिए। और गलत करने में क्या होगा, अगर कोई बहुत ज्यादा दबंग पॉलिटिकल आदमी आपका ट्रांसफर करा देगा, आपको नौकरी से नहीं हटवा सकता। लेकिन अगर आपका काम अच्छा है ना, तो आप अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर 15 दिन 20 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी जरूरत है लोगों को। आपको तुरंत कहीं ना कहीं तुरंत लगा दिया जाएगा। इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपने गलत काम किया, कभी मत करिए गलत काम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने वो सीख दी है उन नए अफसरों के लिए जो नए अभी पोस्टेड हुए हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर को झेल रहे हैं और उनके दिमाग में ये है कि वो करें या ना करें, क्या करें। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस शायद उन लोगों के जरूर काम आएगा। सर मुझे ये बताइए। जी मैं सभी पुलिस अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, वो नए हैं या पुराने, वो जिले में है या कहीं जिले के बाहर है, गलत काम एक बार करोगे तो 100 बार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक गलत काम को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है।
उन्होंने उसका प्रेसिडेंस कायम कर लिया है, उसका उदाहरण देंगे। गलत काम नहीं करोगे, लोग आपको सल्यूट करेंगे, पब्लिक आपकी इज्जत करेगी। हजारों बार देखा है कि लोग, पुलिस वाला सामने से निकलता है, सल्यूट करते हैं, उसके जज्बे को सल्यूट करते हैं। और देखिए, आदमी का ट्रांसफर बाद में होता है, उसकी रेपुटेशन का ट्रांसफर पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो एक जिले से दूसरे जिले जब ट्रांसफर होके जाता है ना, तो उसकी कथाएं पहले पहुंच जाती हैं कि ये कैसा पुलिस ऑफिसर है। तो अच्छा उदाहरण दीजिए, अच्छा उदाहरण बनिए। अगर आप गलत काम कहीं नहीं करेंगे, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। जी, मैं पूछना चाहूँगा सर, पुलिस विभाग में रहते हुए जो आपने एग्जाम्पल पेश किए हैं वो तो ठीक है, और आपने बताया भी किस तरीके से कैसे मैनेज किया जाता है किसी भी चीज़ को, लेकिन जब आप पुलिस विभाग में कार्य कर रहे थे और रिटायरमेंट तक का जो सफ़र है, तो वहाँ पे आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि अब आपको फिल्मों की तरफ आपका आकर्षण हुआ? और गदर फिल्म में भी मैंने देखा है, एक जीनियस पिक्चर है उसमें भी, तो वो सफ़र कैसा है आपका? देखिए, मैं आपको बताऊं, शुरू से ही, बचपन से ही थिएटर और ट्रैवल, ड्रामा और यात्रा मेरा पैशन रहा है शुरू से। यूनिवर्सिटी में भी मैं जब पढ़ता था तो राजस्थान के नहीं, भारत के बहुत बड़े दिग्दर्शक थे, रंगमंडल के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, भानु भारती जी, उनके साथ कुछ काम करने का मौका मिला विश्वविद्यालय में रहते हुए। उनके साथ गांधारी, अंधायुग, तांबे के कीड़े, कई सारी मतलब रचनाएं हमने की। उसके पहले मैं जब कॉलेज में था तो मेरे पिताजी को थिएटर का बहुत शौक था, तो वो हमसे ड्रामा करवाते रहते थे। मुझे याद है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कॉलेज में रहते हुए हमने इतने ड्रामा किए। कुछ मुझे याद है, मिस्टर अभिमन्यु, थैंक यू मिस्टर ग्लाड, घाटियां गूंजती हैं, जो चाइना के स्ट्रगल के ऊपर शिव प्रसाद सिंह जी के उपन्यास के ऊपर था। तो ये सब हम कर चुके थे, बचपन से ही करना शुरू कर दिया। तो एक पैशन तो था थिएटर के प्रति। अब पढ़ाई पूरी करते ही मेरा एनएसडी में जाने का मन था, मैं गया। मेरे पिताजी के क्लास फेलो थे वीवी कारंत साहब, वो डायरेक्टर हुआ करते थे एनएसडी के। मेरा मन था मैं एनएसडी ज्वाइन करूं। अच्छा। लेकिन उसी समय लेक्चरर रहते हुए ही मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया, और फिर सबकी घर वालों की रहती है, देखो एक स्थायी नौकरी मिल गई। मेरे कई सारे साथी फिल्म लाइन में हैं। अच्छा। जो एनएसडी से निकले हुए हैं और एस्टैब्लिश्ड, तो उनके टच में तो मैं हमेशा रहा। और फिर अचानक ये हुआ कि जैसलमेर पोस्टिंग के दौरान, जो जैसलमेर एडिशनल एसपी था, उस दौरान वहाँ फिल्मों की शूटिंग बहुत होती। और खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि उन दिनों गुलजार साहब वहाँ आए, और मेरे तत्कालीन एसपी सिंह साहब थे, सुधीर प्रताप सिंह साहब। उन्होंने कहा, यार गुलजार साहब बहुत अच्छे। मैंने कहा, सर मैं अच्छे से जानता हूँ, तो इनकी थोड़ी हेल्प करो, लोकेशन ढूंढो। तो पहली बार तो हम सिर्फ लोकेशन ढूंढने के लिए गुलजार साहब के साथ गए, लेकिन फिर गुलजार साहब के साथ एक ऐसा तादाद में स्थापित हो गया, एक ऐसी एक आत्मीयता से स्थापित हो गई कि कभी भी होता, कुछ भी होता, तो गुलजार साहब मुझे फोन करते, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं। तो वो तो लेकिन फिल्म बन रही थी लता मंगेशकर जी की, हृदयनाथ मंगेशकर प्रोडक्शन, लेकिन फिल्म बनी। उसके बाद जब गुलजार साहब ने अगली फिल्म बनाई माचिस, तो माचिस बनाते समय पंजाब में शूटिंग चल रही थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए पंजाब के कि पंजाब में शूटिंग निरस्त करनी पड़ी, और वो कोटा आए। कोटा में एडिशनल एसपी था उन दिनों सिटी में। तो वहां हमने लोकेशन ढूंढी, उनको पंजाब की तलाश थी, और कोटा बूंदी के बीच में कम से कम 8-10 गांव है जहां विस्थापित लोग आकर के, सिख कम्युनिटी के, और पूरे सिख विलेज हैं, एक तो नहीं 10-12 गांव हैं जो पोंग बांध के विस्थापित थे, और जो वहां से शिफ्ट होकर के बूंदी जिले में आए थे। तो वहां एक गांव है अल्फा नगर, वो देखा और गुलजार साहब को पसंद आ गया कि अरे ये तो पूरा पंजाब है, वहीं ईंटों की सड़कें हैं, चावल के खेत हैं, सरदार जी का लंगर चल रहा है, उनका तंदूर चल रहा है, उनका यही तो मैं ढूंढ रहा था। तो फिर तो पूरी यूनिट कोटा आ गई, और एक हिस्ट्री बन गई कि माचिस फिल्म की शूटिंग करीब आधी फिल्म की शूटिंग कोटा में की। तो उस समय गुलजार साहब ने कहा, नहीं, जो फिल्म का पहला सीन है वो आपको करना है। अच्छा। मैंने कहा, सर मैं कैसे? बोले, नहीं आपको करना है। तो मैंने बाकायदे गवर्नमेंट से परमिशन ली, और मुझे याद है उसमें डायलॉग बड़े लंबे थे। अच्छा। और वो उन्होंने मुझसे करवाया, और मुझे अच्छा लगा कि मैं पुलिस के यूनिफॉर्म में उस रूप में पहली बार स्क्रीन के सामने आया। मुझे याद है उसका डायलॉग, जिस्म का दर्द हद से गुजर जाए तो मौत का खौफ चला जाता है,
किसी मुस्लिम को वो हद मत पार करने दो कि वो मौत को जिंदगी से बेहतर समझे। इतना बढ़िया डायलॉग था वो, पुलिस टॉर्चर के ऊपर वो डायलॉग था और वो सीन भी मैंने किया। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही फिल्म की शूटिंग पूरी हुई मैं यूनाइटेड नेशंस चला, यूएन में एज ह्यूमन राइट ट्रेनर मुझे लगभग 2 साल रहने का मौका मिला। तो मैं डबिंग नहीं कर पाया, तो मेरी डबिंग नसीरुद्दीन शाह साहब ने की। आप मतलब एक्टिंग मेरी है लेकिन आवाज नसीरुद्दीन शाह साहब की, और माचिस फिल्म उसी से शुरू होती है। ऐसे ही जैसलमेर में अनिल शर्मा जी से दोस्ती हुई, बाद में पता चला कि वो तो मेरे रिलेशन में ही थे, ऐलान जंग बना रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने ये फिल्म बनाई गदर, तो उस समय मेरी बीकानेर में पोस्टिंग थी, उसकी शूटिंग हुई, तो उसमें तो वैसे ही मेरी अपीयरेंस है, कोई खास बात नहीं। जीनियस फिल्म से मैं काफी शुरू से ही कहानी लेखन के टाइम से ही जुड़ा रहा, और अनिल मेरे बहुत पारिवारिक सदस्य भी हैं, मित्र भी हैं, तो उस जीनियस में भी अपीयरेंस है। मेन तो कहानी में मैंने कुछ काम किया, अपीयरेंस जरूर है उसमें। अभी भी हमने एक आसाम के डीजी थे कुलादर सैकिया साहब, उनकी कहानी है, उसके ऊपर फिल्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बड़ी जल्दी हम उस पर फिल्म बनाएंगे। हालांकि अब माहौल थोड़ा सा कोविड की वजह से बदल गया, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन हम वो फिल्म बनाएंगे जरूर। जी, तो आपका जो सफर है फिल्मी दुनिया का और पुलिस विभाग का, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक वो व्यक्ति जो बॉलीवुड की बुलंदियों तक छू लेता है, अपने आप को वहां तक सक्सेस पा लेता है, और उस सक्सेस को पाने के बाद में भी ऐसे सर्कमस्टांसिस कहीं ना कहीं उसके साथ क्रिएट होते हैं, उसका पता तो अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन यदि क्रिएट भी हो जाते हैं किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके के सर्कमस्टांसिस, तो किस तरीके से उसको अपने आप को संभाले रखना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, गुटबाजी, ग्रुपिज्म फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, सभी जानते हैं। ये बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में जी। लेकिन होता यह है कि एक लेवल पर आकर स्टार इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि वो फिर हर चीज पे कब्जा करना चाहता है। ऐसे पुराने, आज से आप विश्वास नहीं करेंगे, सन 60 और 70 में भी होता था कि कुछ नए कलाकार और नए गायक गायिकाएं आ जाते थे, उनको फिर आगे मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता था? कि जो एस्टैब्लिश्ड है उसको थ्रेटनिंग थोड़ी सी भी लगी तो वो उसको बाहर कर देते थे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक से कहा जाता था कि इस फिल्म में अगर ये गाना गाएंगे या गाना गाएंगी तो मैं नहीं गाऊंगा। ये शुरू से ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बुरा भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन स्टारडम में राजेश खन्ना भी रहे, अमिताभ बच्चन भी रहे, और अमिताभ बच्चन को तो आप जानते हैं बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। उन लोगों ने कभी ये काम नहीं किया। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बॉलीवुड की है, आप जानते हैं सिनेमा हॉल बुक होते हैं, पीवीआर है या बिग सिनेमा है, व्हाटएवर, तो ये लोग जैसे बड़े लोग हैं, बड़े ग्रुप हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को अनॉयड नहीं करना चाहता। कौन सा खेमा दुनिया जानती है, आज तो 4 दिन से पूरा एक्सपोज हो चुका है। वो लोग इतने थिएटर्स को, चूंकि उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, एडवांस में इतना बुक कर लेते हैं कि दूसरा कोई अपनी फिल्म बना के बैठा रहता है, उसको फिल्म रिलीज करने के लिए थिएटर नहीं मिलता, वो अपना सर पटक के रह जाता है। एक बार मेरी काफी विस्तार से अमोल पालेकर साहब से एक दिन बात हुई, मेरी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत करीब है, मेरी एक संस्था है कम्युनिटी एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, एनजीओ है हमारी, उसके वो ब्रांड एम्बेसडर है अमोल पालेकर साहब। वो लोग प्रचार करते हैं कि सड़कों पर सुरक्षा कैसे की जाए, काम मतलब अच्छा मदद की उन्होंने हमारी। तो हम ये जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है। अब एक नया कलाकार गया जो गांव से उठ के गया, जो गरीबी से उठ के गया, उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर काम करने की क्षमता है। तो कुछ ऐसे फिल्म मेकर है जैसे प्रकाश झा साहब, देखिए हमेशा से उन्होंने नए लड़कों को मौका दिया है, आज से नहीं, और वो उठा के लाते हैं, गांव गांव में घूमते हैं ढूंढते हुए। लेकिन अगर कोई अपनी मेहनत से सफल हो गया, मैं बिहार से, हमारे बिल्कुल देहात से उठे हुए मनोज बाजपेयी की बात करूं, मनोज बाजपेयी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी नवाजुद्दीन ने किया और उन्होंने भी किया। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उनको कोई न कोई ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है अपने अस्तित्व के लिए, एक जगह सलाम ठोकना पड़ता है अपने अस्तित्व के लिए। तो ये जो सुशांत सिंह का जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाया, उस इंसल्ट को, बेइज्जती को सस्टेन नहीं कर पाया, जो गलत था। मुझे बहुत अच्छा लगा शेखर कपूर साहब ने कहा कि अगर वो मुझे मिल गया होता तो ये घटना नहीं घटती। इसका मतलब उनको उसके संघर्ष का पता था।
काउंसलर्स की जरूरत है। और मैं तो खुलेआम कहता हूं, किसी को भी किसी तरह का डिप्रेशन हो, मेरा नंबर दे देना, मुझसे बात करें। मैं अपना प्रेजेंटेशन देता हूं, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, जीवन में खुश कैसे रहे। देखिए, गेट रिड ऑफ टेंशन, गेट रिड ऑफ स्ट्रेस एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कि स्ट्रेस से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। मैं उनको दूसरी बात बताता हूँ, स्ट्रेस के साथ रहा कैसे जाए। देखिए, हारमोनियम में 2 बटन होते हैं, काले और सफेद, ठीक है ना। मान लीजिए कि काला दुख है और सफेद सुख है, तो क्या एक से म्यूजिक बनता है लाइफ? नहीं बनता, नहीं बनेगा, आपको दोनों चलाने पड़ेंगे। तो हाउ टू लिव विद स्ट्रेस, ये मैं सिखा सकता हूँ। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे बात करे, मैं उसको आधा घंटे में समझा दूंगा कि जीवन क्या है। जीवन रोना भी है, हंसना भी है। और एक और बात बताऊंगा आपको, एक शब्द बड़ा कॉमन आप लोग यूज में लेते हैं, रहन सहन लेते हैं। रहन सहन कहते हैं एटिकेट, मैनर्स, तरीका, राइट। लेकिन मैं इसका नया अर्थ देता हूँ, बिल्कुल नया अर्थ। रहना है तो सहना, वो है रहन सहन। बिल्कुल, टूटो मत यार, टूटने के लिए थोड़ी बने हो तुम, बिल्कुल नहीं बने हो। उठ के फिर से खड़े हो जाओ। हार वो नहीं है कि आप गिर जाओ, हार वो है जब गिरने के बाद उठने से मना कर दो, वो हार। अरे गिरो, उठ जाओ यार, चलो आगे। जीवन बहुत कुछ आगे करवाने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रेशर को सुशांत झेल नहीं पाया, मुझे ऐसा मुझे लगता है कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे, वो अपनी जो कहीं ना कहीं उनकी जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में जरूर तब्दील करने में सफल हो जाएंगे। और यदि आप इसके बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जरूर हम आपको नंबर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। और जिस तरीके से हमारे मेहमान श्री आनंदवर्धन शुक्ल, पूर्व आईजी पुलिस विभाग से लेकर और फिल्मी दुनिया तक का सफ़र उन्होंने बताया, और शिक्षक से शुरुआत करके और वहाँ तक का सफ़र बताया, और बताया कि किस तरीके से आदमी जीवन को जिए, किस तरीके से समस्या को दूर ना करें, समस्या के साथ रहना सीखे। आप सभी को ये कार्यक्रम बेहद पसंद आएगा, आप जरूर देखिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। हमारे मेहमान श्री आनंदवर्धन शुक्ल जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए NYU न्यूज़। अगले सप्ताह हम फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे।